नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म को लेकर लंबे समय से बहस जारी है। परिषद के स्थायी सदस्यों के बाहर के देश सुधार और विस्तार दोनों की मांग कर रहे हैं। भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जो सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान की मांग कर रहा है, लेकिन यह मांग अधूरी रह गई है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को प्रोत्साहित करना है। 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्धों की भीषण त्रासदी देखी। पूरी दुनिया में अशांति का माहौल था। ऐसे में एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में काम कर सके, और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाना एक ज़रूरत हो गई थी। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ ना, उस समय तक न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे, सबको पता था। अब थर्ड हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया को तबाह कर देंगे। अब तक का सबसे फैमिलियर, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव और सबसे ज़्यादा ताकतवर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। हालांकि इस ताकत को भी कुछ कंट्री ने अपने फेवर में कर रखा है। थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 आखिर हुई क्यों थी। उस समय एग्जिस्ट करता था लीग ऑफ नेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन से पहले हुआ करता था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में बातचीत करने का मैकेनिज़्म बहुत कमज़ोर था। धीरे धीरे जो सुपर पावर थे उस समय, मतलब उस टाइम पर, उन्होंने यहाँ से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इतनी सारी कंट्री आपस में लड़े, दुनिया भर में मिलियंस मारे गए। इसकी मेन वजह लोग कहते हैं कि उस वक्त यूनाइटेड नेशन जैसा संगठन नहीं था जहाँ पर जो भी डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करवाते। और हमने देखा है कि लीग ऑफ नेशंस बिल्कुल फेल कर गया और वर्ल्ड वॉर 2 हो ही गया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर्स की संख्या है 15, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5, यूके, फ्रांस, यूएसए, रशिया और चाइना। इनके पास वीटो पावर है। मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता अगर 5 में से किसी भी मेंबर के द्वारा विरोध किया जाता है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको 2 साल के लिए चुना जाता है रीजन बेसिस पर। अगर आप पीछे मुड़कर देखो तो सुरक्षा परिषद का एकमात्र विस्तार 1963 में हुआ था। उस समय 4 नॉन परमानेंट मेंबर के लिए सीट इंक्रीज की गई थी। इसके अलावा 1963 से अभी तक कोई भी रिफॉर्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1963 में जब रिफॉर्म हुआ था तो उस समय देखो मेंबर की संख्या थी सिर्फ 113, लेकिन आज यूनाइटेड नेशन में टोटल मेंबर्स की संख्या बढ़कर हो चुकी है 193। तो 193 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आज के सिक्योरिटी काउंसिल है कैपेबल नहीं है। अगर हम वीटो की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो वीटो है यह बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज और रीजन तक सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया में कितने वीटो? सिर्फ 1। तो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में सिर्फ चाइना के पास वीटो है। फिर यूरोप में आप अगर देखो, ज़रूरत से ज़्यादा वीटो मिल जाएंगे। फ्रांस आपको मिलेगा यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम मिलेगा आपको यूरोप में, रशिया आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। मगर रशिया की जो पहचान है वह यूरोपियन कंट्रीज़ में है।
तो यूरोप से 3 मेंबर, और उन सब के अलावा आप यूएसए को और ऐड कर दो तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है वीटो को लेकर। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ वीटो है ही नहीं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी है ये हम नहीं कह सकते, और पूरे रीजन को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा। देखो, यूनाइटेड नेशन का 70% जो काम है वह तो देखो अफ्रीका पर फोकस्ड है, लेकिन फिर भी अफ्रीका से कोई भी कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है, और अपनी मर्जी से ये 5 देश अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फॉर एग्जांपल, कुवैत जो कि रिसोर्सेज फील्ड है, काफ़ी ऑयल ऑयल रिजॉर्ट है, वहाँ पर सद्दाम हुसैन ने हमला किया था, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया गया था सद्दाम हुसैन को रोकने के लिए। लेकिन 1994 में रवांडा, जहाँ पर इतने ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं हैं, अफ्रीका में है रवांडा, वहाँ पर एक जीनोसाइड हुआ था, यानी एथनिक क्लिनजिंग। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिस पर जिम्मेदारी है पूरे वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करने की, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो यह सब के बेस में आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म की आवश्यकता है। परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों के लिए रिफॉर्म आने चाहिए, और ये कंटेम्प्रेरी रिजल्ट के हिसाब से आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी देखो, जो 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, यह वह मेंबर हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे। इसी वजह से इनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई थी। यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया, चारों कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीते थे, और चाइना यूएसए का उस समय अलाय था। इस वजह से इन 5 देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर मिली। लेकिन देखो, आज इंडिया, जापान और जर्मनी जो देश हैं, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है एज़ कंपैरिजन टू यूके और फ्रांस, जिनकी इकोनॉमी श्रिंक कर चुकी है। इसलिए इंडिया, जापान और जर्मनी जैसे देश भी परमानेंट सीट के हकदार हैं, और इन्हीं सब कारणों से काफ़ी समय से मांग भी उठ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंपोजिशन में फेरबदल को लेकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने हैं तो क्या प्रोसीजर है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें 193 कंट्री है, अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, और इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति मिल जाती है, तो रिफॉर्म्स आ जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल में। देखो, पहला जो प्रोविज़न है इसे तो शायद फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन दूसरे प्रोविज़न को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास अभी वीटो पावर है, वह बिल्कुल नहीं चाहते कि नए कंट्रीज़ आएँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास हमारे अलावा वीटो पावर हो, और 5 परमानेंट मेंबर्स अपनी वीटो पावर को छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब साफ है, ना तो अपनी पावर को छोड़ना चाहते हैं, ना ही शेयर करना चाहते हैं। और जब तक देखो 5 परमानेंट मेंबर अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं आ सकेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको फ़ायदा क्या होता है? मतलब क्यों इंडिया बार बार मांग करते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बना दिया जाए? क्या फ़ायदा होता है इसका? सबसे पहले तो देखो, अभी तो हम उस ग्रुप में हैं जो
बाकी लोग डिसीजन कर रहे हैं और वह डिसीजन हमको मानने पड़ रहे हैं। एक बार स्थायी सीट मिल गई तो हम डिसीजन मेकर के रूप में आ जाएंगे और जो भी पॉलिसी बनती है उन पॉलिसी को बनाने में हमारा हाथ होगा। भारत के रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी बनाने में होगी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का फ़ायदा यह होता है कि आप कल को मान लीजिए इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो वह अपने खिलाफ कोई रिजोल्यूशन पास नहीं होने देते, वह वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ठीक से यह परमानेंट मेंबर सर्व कर पाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। अपने खिलाफ किसी भी एक्शन को रोक लेते हैं वीटो पावर की सहायता से। दूसरा, जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, सभी यूनाइटेड नेशंस के बॉडी में उनकी प्रेजेंस होती है। तीसरा, उनको देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह कि 2 साल तक तो मेंबर्स रहेंगे, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होकर आना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने के लिए, और परमानेंट मेंबर तो हमेशा मेंबर बने रहेंगे। और जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है वर्ल्ड में, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो यह सारे फायदे हैं परमानेंट मेंबर होने के। फोर्थ, इंडिया बन जाएगा द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना की आबादी तेजी से गिर रही है। अब ऐसी स्थिति होगी जहां दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में से नहीं है, और भारत एक लार्जेस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी भी है। वर्ल्ड में इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करने को डिज़र्व करता है। इंडिया का कल्चर, इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का डेमोग्राफी, इंडिया के इकोनॉमी सब इंडिया को मजबूत करते हैं ताकि इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले कर सके। आज इंडिया मजबूत है, मिलिट्री के हिसाब से देखो तो, इकोनॉमी के हिसाब से देखो तो इंडिया मजबूत है, और चाइना का इमरजेंस तेज़ी से हुआ है तो चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया को काफ़ी अच्छे नज़र से देखा जा रहा है। मतलब विभिन्न देश इंडिया को चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। इस वजह से भी इंडिया की जो डिमांड है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वह बढ़ रही है। इंडिया 2 ग्रुप के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने में काफ़ी सक्षम है। जैसे आप यूक्रेन वॉर एग्जांपल ले लीजिए कि एक तरफ यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश हैं जैसे यूएसए, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़, और दूसरी तरफ रशिया, चाइना है। इंडिया ने अच्छा बैलेंस इस्टेब्लिश किया है और यह बैलेंस इंडिया अक्सर बढ़िया ढंग से मेंटेन करता है। जैसे इन गल्फ कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में गहरी दुश्मनी है, ईरान और इज़राइल के बीच में गहरी दुश्मनी है। इंडिया इन दोनों के साथ बैलेंस मेंटेन करके रखता है, ईरान के साथ भी और इज़राइल के साथ भी। एक तरफ देखो इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बनना चाहता है, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है जो गरीब देश है, उन देशों की आवाज़ भी उठाना चाहता है। मतलब दोनों चीज़ें एक साथ कैसे करनी है यह इंडिया को आता है। डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ का नज़रिया अलग होता है, लेकिन भारत अपने आप में कुछ हद तक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ता है और इन कंट्रीज़ में ब्रिज प्रोवाइड करता है। भारत एक लोकतंत्र विकासशील देश है जिसके पास कठिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति बनाने और योगदान देने की क्षमता रखता है। जाहिर है कि यूएनएससी को दुनिया के किसी भी अन्य संगठनों की तुलना में सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह
अभी भी 1945 की भू राजनीतिक आर्किटेक्चर के अनुसार ही गठित है। भारत चाहता है कि सुधार की दिशा में गंभीरतापूर्वक निष्कर्ष आधारित कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक इन संस्थाओं में जरूरी बदलाव नहीं होते, तब तक आज के दौर में इनकी भूमिका और फैसलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता रहेगा। टेररिज्म को ले लीजिए, जिससे सब ग्रसित है। कोई देश ऐसा नहीं है जो टेररिज्म से परेशान नहीं है। पाकिस्तान, द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, यह एक ऐसा देश है जिसने भारत की सांसद पर कुछ साल पहले हमला किया था, जिसने मुंबई शहर पर हमला किया था, जो होटलों और विदेशी पर्यटकों पर हमला करता था, जो रोज आतंकवादियों को सीमा पार भेजता है। पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स ऑपरेट होते हैं एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड इन मिलिट्री लेवल कॉम्बैट टैक्टिक्स। दुनिया को चिंतित होना चाहिए कि वहाँ आतंकवाद चल रहा है और ये मुंह मोड़ रहे हैं। दुनिया अक्सर महसूस करती है कि यह मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि यह किसी और देश के साथ हो रहा है। दुनिया को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह आतंकवाद की चुनौती को इतनी गंभीरता और दृढ़ता से लेती है। सभी मानते हैं, खुद अमेरिका ने भी कहा है कि असली जड़ पाकिस्तान में है टेररिस्ट का। लेकिन पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट हब नहीं मान सकता। जब किसी टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं तो चाइना पीछे हट जाता है, अपने ही नहीं पाकिस्तान के स्वार्थ को बचाने के लिए। और जब बात डिसीजन लेने की आती है तो आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में 10 साल का समय लगता है। क्लियर कट जैसे केस में तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुधार की यूनाइटेड नेशन में कितनी आवश्यकता है। यहाँ सिद्धांत और स्वार्थों की टक्कर है और सिद्धांत के लिए कोई अपने स्वार्थों को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। देखिए, ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वह क्यों चाहें कि छठा या 7वां या 8वां मेंबर को ले। अगर आप देखें, यूके और फ्रांस, ये 2 परमानेंट मेंबर किसी भी मापदंड से आज सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के दावेदार नहीं हैं। वहाँ पर हैं, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से हैं, आज की वास्तविकता की वजह से नहीं है। तो इंडिया के लिए बाधाएं बड़ी हैं, लेकिन भारत अपनी बात जोर तरीके से उठाए, यह भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया के एफर्ट्स को देख लेते हैं। हमारा अपना एक प्रयास है कि इंडिया को मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट। इसमें जापान और जर्मनी का क्या स्टेटस है, उससे हमको क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इंडिया ने 3 और कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा है G4 कंट्री के नाम से, जहाँ पर आपको मिलेगा ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान। यह 4 कंट्रीज़ मिलकर कोशिश कर रही हैं कि इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाए। काफ़ी बार इन कंट्रीज़ ने यह भी कहा है कि हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बस 1 सीट दे दो, वीटो पावर के साथ। हम चारों देश रोटेशन बेसिस पर, मतलब 3-3 महीने करके साल में आपस में शेयर कर लिया करेंगे। मगर ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वह एक बार तो ब्राज़ील को कुछ हद तक और इंडिया को तो बिल्कुल सपोर्ट कर देंगे, मगर जापान जब खड़ा होता है और कहता है हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए, तो बहुत से देश हैं जो जापान के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जापान के चीन के साथ बहुत गंभीर समस्याएं हैं।
चाइना ने कभी भी ऑफिशियली इंडिया की जो परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका इतना विरोध नहीं किया जितना जापान का करता है। तो जापान के खिलाफ चाइना खड़ा है, जो कि अपने आप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया एक और सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। उसके अलावा साउथ कोरिया एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंट्री। ये सारे देश चाहते हैं कि जापान कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बने। फिर हम आते हैं जर्मनी पर। अब यूरोप के अंदर अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। यूरोप में देखो कई देश हैं, वह कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो फ्रांस अभी के लिए अकेला देश है जो यूरोपियन मेंबर से एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। अब जर्मनी कहता है कि फ्रांस के बाद हमारा नंबर आना चाहिए, तो इटली जर्मनी के खिलाफ खड़ा होता है, स्पेन भी, और कई यूरोपियन देश कहते हैं कि जर्मनी फ्रांस आजू बाजू सारी पावर एक ही जगह। यूरोप के और भी साइड्स हैं, तो यूरोप से बहुत सी कंट्रीज खड़ी हो जाती हैं। फिर हम आते हैं ब्राज़ील पर। हालांकि मैं कहूँगा कि जितना विरोध दिखेगा जापान और जर्मनी का, इतना विरोध ब्राज़ील का नहीं है, मगर फिर भी बहुत से देश हैं जो नहीं चाहते कि ब्राज़ील लैटिन अमेरिका को रिप्रेजेंट करे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना है, बोलीविया है, कोलंबिया है, कोस्टा रिका है, मैक्सिको, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला, यह सब कंट्रीज़ कहती है कि पूरे लैटिन अमेरिका का एक काउंसिल बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, वहाँ पर सबका वोटिंग का अधिकार हो और उस काउंसिल को सीट दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। सिर्फ ब्राज़ील के हाथ हम इतनी बड़ी पावर देना नहीं चाहते। तो इवन दो ब्राज़ील के अगेंस्ट बहुत से देश हैं, मगर आप नोटिस करेंगे कि इनमें से कोई भी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। फिर हम आते हैं हमारे महान देश इंडिया पर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई बढ़िया कैंडिडेट है जिस पर दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वह है इंडिया। इंडिया को अगर आप देखो तो फुल फ्लेज्ड विरोध सिर्फ एक ही कंट्री से मिलता है, और वो देश है आवर यूनिक नेबर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर नेबर्स, पाकिस्तान। पाकिस्तान की बहस हमेशा यही रही है कि भारत क्वालिफाई नहीं करना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जापान पर हमारी कोई राय नहीं, जर्मनी पर हमारी कोई खास राय नहीं, भारत क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। अब यहां पर फिर आप कहोगे चाइना कहाँ गया? चाइना उतना विरोध नहीं करता जिस तरीके से चाइना जापान का विरोध करता है, उसके आसपास भी नहीं करता। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि न केवल प्रमुख सदस्यों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है, चीन ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया है। दैट इज़ वेरी मीनिंगफुल। बट हमें यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी सस्पिशियस होना चाहिए। दे आर वेरी क्लेवर। वो इंडिया को समर्थन तो देंगे, लेकिन सुरक्षा परिषद में सुधार को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है। एक बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी देख लेते हैं, वहाँ क्या मुश्किलें हैं। जैसे कि अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो रिप्रेजेंट करना चाहती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, लेकिन नाइजीरिया कहता है कि हम सबसे बड़े देश हैं पॉपुलेशन वाइज, और उसका जीडीपी भी बहुत है, तेल की वजह से साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा है, हमें होना चाहिए। फिर इजिप्ट
एक और देश है, कहता है जो भी अफ्रीका से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो उसमें इजिप्ट की प्रेजेंस होनी चाहिए। चलो हम यहाँ यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस और कॉफ़ी क्लब के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसको कई बार हम कॉफ़ी क्लब भी कहते हैं, जिनका काम ही यही है कि यह खुद के लिए कुछ नहीं करते। इनका काम यह है कि बाकी कंट्रीज़ की जो बिड है यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसको रोक के रखना। यह जो देश हैं, इनका कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो विस्तार है वह ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे G4 कंट्रीज़ कह रही हैं, इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। यह सब कंट्रीज़ कहती हैं कि हमको आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट वीटो पावर के साथ दे दो, मगर जो कंसेंसस वाली कंट्री है, यहाँ पर जिसको कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है, यह कहती है कि आप 5 जो परमानेंट मेंबर है इनकी सीट मत बढ़ाओ, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए बनते हैं, इनकी सीट बढ़ा दो और कंट्रीज़ आप ऐड कर दो ताकि बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर नॉन परमानेंट मेंबर की लिस्ट आप अगर कहते हो बढ़ा देते हैं, जिनके पास वीटो पावर नहीं होगी, 2 साल के लिए आएंगे चले जाएंगे, कोई पॉलिसी यहाँ पर होगी नहीं। बहुत से देश हैं जो नहीं चाहते कि स्थायी सदस्यता बढ़े, और इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क तो हैं ही हैं, पर साउथ कोरिया है, कनाडा है, मैक्सिको है, वह नहीं चाहते। वह जानते हैं कि वह स्थायी सदस्य नहीं बन सकते, तो अस्थायी बनना चाहते हैं। यह ऐसा ही उलझा हुआ मामला है, पर किसी भी देश को भारत की योग्यता पर कोई शक नहीं है। पर अफसोस की बात है, यह योग्यता पर नहीं, वहाँ जो पहले से बैठे हुए हैं वह नहीं चाहते कि उनकी जो शक्ति है उसमें कोई कमजोरी पड़े या वह छीनी जाए। नेक्स्ट हम परमानेंट मेंबर के स्टैंड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, यूएसए ने हाल ही में कहा था कि यूएसए तैयार है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए, लेकिन यूएसए चाहता है कि बेशक आप सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की सीट बढ़ा दो, लेकिन यूएसए इस चीज़ के खिलाफ है कि जो नए परमानेंट मेंबर्स आए उनको वीटो दी जाए। चाइना और रशिया का स्टैंड यह है कि अभी आवश्यकता है ही नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की। फ्रांस का स्टैंड यह है कि 5 नए एडिशनल परमानेंट मेंबर को ऐड किया जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल में, और उनको वीटो भी दी जा सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यह फ्रांस का स्टैंड है। यूके का स्टैंड है कि G4 कंट्रीज़ इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इनको परमानेंट मेंबरशिप दी जा सकती है सिक्योरिटी काउंसिल में, यूके को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यूएन में स्थायी सदस्यता का जो लोग लाभ उठा रहे हैं वह स्पष्ट रूप से सुधार देखने की जल्दी में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के बीच राय को देखें तो वे मानते हैं कि बदलाव होने चाहिए। यह सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एंटायर अफ्रीका, एंटायर लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसलिए यह एक लंबा और धैर्यपूर्ण प्रयास है। लेकिन हम में धैर्य की कमी नहीं है, हमारी दृढ़ता में कमी नहीं है,
और हमारी आकांक्षा में कमी नहीं है। दिस इज़ प्रोग्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप। हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट एक दिन मिलेगा। एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, नेहरू जी से रिलेटेड। यूएनएससी में एक स्थायी सीट को खारिज करने के बारे में समय समय पर बात उठाई जाती रही है। कुछ कहते हैं कि भारत को कई दशक पहले इस सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को भेंट करवा दी। यहाँ हम पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ हम पॉलिटिकल डायनामिक्स देखेंगे। पॉलिटिक्स को यहाँ से दूर रखिएगा, ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी पार्टी ठीक है कौन सही है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे जाकर हमारी कंट्री के लिए क्या लेसन्स यहाँ पर होने चाहिए और हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये सब अनवेरिफाइड क्लेम्स हैं। तो डिस्कस करते हैं वास्तव में हुआ क्या होगा। यूएसए की तरफ से यूएनएससी सदस्य के रूप में चीन की जगह लेने का विचार पेश किया गया कि हम चाइना को बाहर निकाल देंगे और चाइना की जगह आपको ले लेंगे एज ए परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यह 1950 के आसपास की बात है और यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। उस वक्त क्या हुआ था कि यूएस और चाइना के रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि चाइना को यूएस ऑलमोस्ट बाहर निकालने का मन बना लिया था। हुआ क्या था देखो, 1949 में आपको पता होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था। रिपब्लिक ऑफ चाइना मीन्स मॉडर्न डे ताइवान और मेनलैंड चाइना मीन्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच। तो यूएसए ने बाकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर चाइना को बाहर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर यूएसएसआर बिल्कुल नाखुश था और कहा ठीक है, अगर आप चाइना को इस तरह से बाहर करेंगे जो अपने आप में गलत है अकॉर्डिंग टू द रूल, तो हम यूएन को बॉयकॉट करेंगे, फिर यूएन का कोई मतलब नहीं रहेगा। मगर उस वक्त यूएसए ने यह कहा कि ठीक है, अगर हम चाइना को यहाँ से निकालते हैं तो एक तरफ से इंडिया को इनफॉर्मल इनविटेशन भेज देते हैं कि वह यहाँ पर ज्वाइन कर ले एज ए परमानेंट मेंबर। तो यूएसए की तरफ से अगर हम देखें तो उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता कि वह चाइना की जगह इंडिया को बिठा देते सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया का नुकसान क्या होता? देखो, इंडिया का नुकसान ऐसे होता कि यूएसएसआर जो वॉकआउट कर चुका था यूएन से, वह इंडिया से बहुत गुस्सा हो जाता, क्योंकि इंडिया उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल ज्वाइन करके यूएसए का साथ दे रहा होता। और दूसरी बात, चाइना को भी यहाँ गुस्सा आता, तो उस टाइम रीजन बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाती। इंडिया का पाकिस्तान से इशू ऑलरेडी था, फिर चाइना, यूएसएसआर, इन सारी कंट्री हॉस्टाइल हो जाती। तो आपको यह भी समझना होगा, जो दौर था 1950 का, वह इतना करेक्ट नहीं था जो आज के टाइम का दौर है। तो हमने बात की 1950 की। 1955 में एक और विचार पेश किया गया यूएसएसआर की तरफ से कि आपको 6th मेंबर बना देंगे सिक्योरिटी काउंसिल का, मगर इंडिया ने यहाँ पर किसी की तरफ अलाइन नहीं होना और एक न्यूट्रल स्टांस रखना है को प्रायोरिटी दी होगी और शायद अगेन मना किया होगा। सबसे पहले बात देखो, इंडिया को औपचारिक रूप से कोई ऑफ़र नहीं मिला था। यह कोई प्रॉपर फॉर्मल ऑफ़र नहीं था। ऐसा नहीं था कि लेटर लिखकर भेजे जा रहे थे। हर बार
एक महाशक्ति की तरफ से एक सजेशन जैसा आया है कि आप बताइए, आप इसमें क्या विचार रखते हैं। तो यहाँ पर यह कह देना कि हमने एक अपॉर्चुनिटी गंवा दी, मैं कहूँगा कुछ हद तक सही नहीं है। तो इन सब की वजह से ना तो नेहरू चाइना को नाराज़ करना चाहते थे और ना ही नेहरू यूएसएसआर को नाराज़ करना चाहते थे। अगर नेहरू यूएसए की बात मान लेते तो एक प्रकार से इंडिया कठपुतली बन के रह जाता यूएसए का। देखो, आप इस सिचुएशन के हिसाब से सोचिए, देश नया नया आज़ाद हुआ है 1947 में, और 3 साल बाद क्या आपको किसी बड़े देश की कठपुतली बनना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप पूरे कंटेंट को समझो, उस समय आप स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को समझें, तो नेहरू का यह फैसला गलत नहीं था। और वास्तव में अगर यूएसए खुले तौर पर कह भी देता, हाँ हम चाइना को बाहर निकाल के हम आपको सीट देने वाले हैं, तो आप बताइए क्या यूएसएसआर इसको लेकर राजी हो जाता? यूएसएसआर यकीनन अपनी वीटो का इस्तेमाल करता और यह कभी नहीं होने देता कि चाइना की जगह इंडिया एंटर कर जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। उस समय चाइना प्रो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर ऐसा क्यों चाहेगा कि हमारा जो मित्र देश है वह सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकले? यूएसएसआर निश्चित रूप से अपने वीटो का इस्तेमाल करता, यानी इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलना मुमकिन नहीं था। 1955 के आसपास नेहरू जी पार्लियामेंट में यह क्लैरिफाई भी करते हैं कि औपचारिक रूप से कभी भी इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होने का इनविटेशन नहीं मिला था।